चलिए तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। ये भी ऑलमोस्ट हर साल एमसीक्यूज आता है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो रखते हैं। इसकी हम थ्योरी पूरी डिटेल में पढ़ चुके हैं जब हमने पढ़ा था, क्योंकि स्लोप फर्स्ट डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करता है और वो जीरो का मतलब है पैरेलल टू एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे। और हमने कहा था ये टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है, ठीक है जी। ये भी ख्याल रखिएगा, ये टर्निंग पॉइंट्स भी कहलाते हैं। टर्निंग पॉइंट्स है ना, अगर ये हमारा एक फंक्शन है तो यहाँ पे बनने वाला टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा, यहाँ पे बनने वाला टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। और ये टर्निंग पॉइंट है, यहाँ से आया और यहाँ से टर्न कर गया, एंड देन यहाँ से मूव करता हुआ और यहाँ से टर्न कर गया। तो क्रिटिकल वैल्यूज, स्टेशनरी पॉइंट्स और टर्निंग पॉइंट्स, उसके लिए फर्स्ट डेरिवेटिव को जीरो के इक्वल रखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव हमने कहा था नेचर बता रहा होता है, और उसमें हमारे पास ये है कि अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है तो फंक्शन मिनिमम होगा, नेगेटिव आता है तो फंक्शन जो है वो मैक्सिमम होगा। ये बात भी हम कर चुके हैं। तो चलें जी, अब जरा चलते हैं, देखते हैं एमसीक्यूज हमारे पास जो है वो क्या है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है सेकंड फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू ए। मैक्सिमम के लिए क्या होगा? मैक्सिमम के लिए जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो, सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो या नेगेटिव होगा। तो उस सूरत में हमारा जो फंक्शन है वो क्या होगा? वो हमारा होगा मैक्सिमम, उस पॉइंट पे वो मैक्सिमा होगा, ठीक है जी। देन हमारे पास जो है वो क्या है? लिमिट के फॉर्मूले। अगेन लिमिट के जो 4-5 फॉर्मूले वो भी आपको लाजमी याद होने चाहिए। पेपर में लिमिट का एक फॉर्मूला भी आएगा। डिफरेंशिएशन जो डेरिवेटिव्स हैं 6 के 6 वो, और इनवर्स फंक्शंस के डेरिवेटिव्स वो याद होने चाहिए। 10 इंटीग्रल से बहुत दफा बात हो चुकी है, वो 10 के 10 इंटीग्रल्स आपको याद होने चाहिए। सेक का इंटीग्रल क्या है, टेन का इंटीग्रल क्या है, कॉड का इंटीग्रल क्या है, सेक इंटू टेन का इंटीग्रल क्या है, वो इंटीग्रल्स याद होने चाहिए। चलिए जी, फॉर्मूला हमारे पास जो है ना वो क्या है? फॉर्मूला होता है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स। तो वो ई के इक्वल होता है। मगर अगर इसकी कुछ पावर होगी तो फिर क्या होगा? अगर इसकी कुछ पावर होगी तो फिर वो पावर के साथ आ जाएगा, और नहीं, सॉरी, पावर के साथ नहीं आएगा, सॉरी, वन के इक्वल होता है। सॉरी सॉरी, वो दूसरा फॉर्मूला। हमारे पास फॉर्मूला जो है वो क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो और ई की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स, ये वन के इक्वल है। बट अगर यहाँ पर एक्स का कुछ कोफिशिएंट है तो एक्स का कोफिशिएंट है तो वही अपॉन में होना चाहिए, उससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। क्योंकि एक्स के साथ ए लिखा हुआ है, ए से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये वन हो गया, और बाकी क्या बचेगा? बाकी बचेगा ए, तो ये होगा, ठीक है जी, ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास है x टेंस टू जीरो साइन सी एक्स डिवाइडेड बाय x। अगेन हमें पता है जो फॉर्मूला है ना वो क्या है? फॉर्मूला हमारे पास है लिमिट x टेंस टू जीरो साइन x ओवर x, ये वन के इक्वल होता है। अगेन अगर x का कोई कोफिशिएंट है तो वही अपॉन में हो, उसी की लिमिट जीरो हो। तो अगर ये सी एक्स है तो c से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें, ये वन के इक्वल होगा, तो बाकी क्या बचेगा? c बचेगा, ठीक है ना जी। ये तो बहुत दफा आ चुका है इस तरह का एमसीक्यूज। अगेन पेपर में वो इस तरह का एमसीक्यूज भी आ चुका है कि देखिएगा लिमिट हमारे पास जो है वो x टेंस टू जीरो और साइन 3/4x और x। तो अब साइन 3/4x, जो x का कोफिशिएंट है वो नीचे होना चाहिए, 3/4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये सारा वन हुआ, और बाकी जो है वो क्या बचेगा? 3/4 बचेगा। यानी इसी तरीके से जो है वो पेपर में ये भी आया है कि लिमिट x टेंस टू जीरो और साइन थ्री अभी बाय थ्री लेट बाय फोर सपोज, बाय थ्री होगा। नहीं, 3/4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 3/4 से मल्टीप्लाई किया और 3/4 से डिवाइड किया, तो ये तो x के साथ होकर ये पूरा तो वन हो गया, ठीक है जी, और बचा क्या? 3/4 बचा, जो x का सही कोफिशिएंट है वो है। आएगा, ठीक है। अच्छा, अब जरा यहाँ देखें, 3/4x हो और लेट सपोज अपॉन में 3x हो। अब देखिए मिसिंग क्या है? ये 3/4x है और यहाँ 3x है, तो अब हम मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे? अब जो मिसिंग है ना वो 1/4, 1/4 मिसिंग है, और यहाँ पर 1/4, 1/4, 1/4 मिसिंग है। अब 1/4 का मतलब बेसिकली ये है, ऊपर तो हमारे पास है ना, ऊपर हमारे पास है साइन 3/4x, तो अपॉन में भी 3/4। अब देखिए अपॉन में 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ये यहां पर किया और 1/4 लिखा, तो बेसिकली अगेन ये सारा का सारा वन होगा और बचेगा क्या? 1/4। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 1/4 होगा, ये वन के इक्वल हो गया, ठीक है जी। तो ये ख्याल करना भाई, खोपड़ी का इस्तेमाल कीजिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। तो वहां सी एक्स था तो जो है वो क्या आएगा? सी आएगा।
ठीक है, ये जो है वो सी होगा। देन हमारे पास है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2,3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अच्छा, एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस, तो एक्स एक्सिस से किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, जरा यहाँ देख लीजिएगा जी, ये हमारे पास है ना। अब लेट सपोज ये हमारे पास एक पॉइंट है 3,2, ये पॉइंट हमारे पास है 3,2। अच्छा, 3,2 का मतलब है ये हमारे पास 3 है और ये हमारे पास जो है ना वो 2 है। 1 2 और 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो x एक्सिस से डिस्टेंस, दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस। x एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, y वाला होगा। x एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो y वाला होगा। y एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो x वाला होगा। तो x एक्सिस से डिस्टेंस जो है उसका y कोऑर्डिनेट है। x एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो उसका क्या है, वो y कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ पे हमारे पास द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो होगा 2 यूनिट्स। अगर वाई एक्सिस से होता तो 3 यूनिट। ये होगा फ्रॉम वाई, ये होगा फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है जी। अगर अगर x या y के नेगेटिव साइन हो तो डिस्टेंस तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि वो डिस्टेंस है, ये भी हम बात कर रहे थे। ठीक है, अब जरा यहाँ देखिएगा। इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो लेट सपोज मैं आपसे कहूँ कि पॉइंट है -3,2, ठीक है, -3,2। अब आपसे कहा जाए कि ये एक पॉइंट है, ये 1 2 3 और ये हमारे पास 1 2, ये हमारे पास जो है वो पॉइंट है। अब इसका जो है वो क्या है, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा, इस पॉइंट का वाई एक्सिस से डिस्टेंस क्या होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही होता है ना, तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस हम ये नहीं कहेंगे कि -3 होगा, नहीं, -3 नहीं, +3, क्योंकि डिस्टेंस है 3 यूनिट्स, तो वो नेगेटिव नहीं हो सकता। तो अगर माइनस का भी पॉइंट है तो वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है जी। देन हमारे पास है रेशियो थ्योरम एक्सटर्नली इज गिवन बाय, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये इंटरनल डिवीजन का है और ये एक्सटर्नल डिवीजन का है। एक्सटर्नल डिवीजन में माइनस आता है, इंटरनल डिवीजन में प्लस आता है, और ये मिड पॉइंट फॉर्मूला है। अच्छा, और अगर आपसे ये कहा जाए कि अगर दोनों रेशियोज इक्वल हो जाए, तो रेशियोज इक्वल होने का मतलब है फिर वो पॉइंट मिड पे हो जाएगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, अगर इस तरह की कोई चीज आ जाती है तो। उसके बाद है द सम ऑफ स्लोप्स ऑफ पेयर ऑफ लाइंस, कंबाइन लाइन की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, कंबाइन लाइन से रिलेटेड जो 4-5 चीजें हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। कंबाइन लाइन से रिलेटेड हमारे पास जो है वो क्या कुछ है, कंबाइन लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। वो हमारे पास है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, सॉरी, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस by का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, थोड़ा सा सब्र तहम्मुल से काम लें, भूल गया तो आपसे पूछ लूंगा, गलत हुआ तो बताइएगा। चलें, ये कंबाइन लाइन की इक्वेशन है ना। अब इस कंबाइन लाइन की इक्वेशन में हमारे पास जो स्लोप्स होंगे वो क्या होंगे, स्लोप्स आपको याद होने चाहिए। दो हमारे पास जो है वो स्लोप्स होंगे, स्लोप्स जो है वो क्या है, स्लोप्स हमारे पास होंगे -h प्लस माइनस रूट में h² माइनस AB ओवर बी। स्लोप्स याद होने चाहिए आपको। ठीक है जी। इसी तरीके से आपको एंगल याद होना चाहिए। कंबाइन लाइन जो है वो हमेशा पास होता है ओरिजिन से। ठीक है, तो ओरिजिन से पास होता है, दो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ओरिजिन से पास हो रही होती हैं, ये दो लाइंस हैं, ओरिजिन से पास होंगी, लाजमी ओरिजिन से पास होंगी, तो उसमें कांस्टेंट टर्म 0 होगा, इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो जो थीटा है ना वो किसके बराबर होगा, वो बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, बेसिकली tan थीटा इज इक्वल टू, तो थीटा अगर बात करें तो tan इनवर्स, और वो क्या होगा, वो होगा 2 टाइम्स ऑफ रूट में h² माइनस AB ओवर A प्लस B। 2 होगा, h होगा, b होगा, 2 ही होगा। ठीक है, अब ये जरा कंफर्म कर लें। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास जो है वो यहाँ पर और क्या चीजें हैं, अगर दोनों लाइन जो है ना वो परपेंडिकुलर है, अगर दोनों जो हैं, इफ बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उस सूरत में क्या होगा, उस सूरत में होगा ये कि a प्लस बी बराबर होगा 0 के। x² और y² का कोफिशिएंट है, नहीं भाई पानी पिलाना, गर्मी में चाय। ठीक है जी, चाय आई थी, अब ऑनलाइन क्लास में तो आप में से किसी को चाय दी नहीं जा सकती। अच्छा, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर, जी घर भिजवा दूं आपके,
नहीं नहीं, फिजिकल रख लेते हैं। अच्छा फिजिकल रख लें, मैंने कहा शायद कह रहे चाय घर भिजवा दें। चलें, अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0। इसी तरीके से अगर दोनों लाइंस जो हैं, इफ बोथ लाइंस आर पैरेलल। अच्छा बेसिकली कंबाइंड लाइंस पैरेलल का मतलब है वो कोइंसाइड होंगी, एक लाइन होगी और दूसरी उसी के ऊपर होगी, तो कोइंसाइड है तो वो पैरेलल ही है। उस सूरत में हमारे पास जो है वो क्या होगा, उस सूरत में हमारे पास होगा एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। अच्छा ये देखिए यहाँ से पता चलता है टेन थीटा है ना, तो अगर a प्लस बी 0 अपॉन में 0 इन्फिनिटी, टेन इनवर्स इन्फिनिटी इज 90, एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0, ये सब कुछ 0, 10 0 0, ठीक है जी। अच्छा इसी तरीके से अगर हमारे पास जो है वो क्या है, इन दोनों के स्लोप का सम और प्रोडक्ट, ये दो चीजें हैं। तो अगर आपसे कहा जाए कि सम ऑफ स्लोप्स, तो सम ऑफ स्लोप्स जो है वो क्या होगा, और इसी तरीके से अगर आपको कहा जाए कि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, जो कंबाइन लाइन है ना दोनों के स्लोप का सम और प्रोडक्ट, तो यहां से निकाल लें। देखिए जब आप इसका सम लेंगे ना, जरा यहाँ पे देखिएगा, जब आप इसका सम लेंगे, तो सम लेने का मतलब क्या है, सम लेने का मतलब ये है कि इन दोनों को ऐड किया प्लस माइनस वाला कैंसिल हुआ, बी के साथ एलसीएम लिया, माइनस एच माइनस टू एच ओवर बी, तो सम लेंगे तो क्या होगा, माइनस टू एच बाय बी। और जब प्रोडक्ट लेंगे ना तो a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो एच स्क्वायर और रूट माइनस के साथ एच स्क्वायर गया, तो प्लस ऊपर बचेगा प्लस का ए बी, और नीचे आएगा बी स्क्वायर, बी से बी कैंसिल होगा, तो ये आ जाएगा a ओवर बी। किसी ने कोई मैसेज किया, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर लेस देन 0 होगा तो क्या, अबे भाई कौन सा डिस्क्रिमिनेंट यार, कंबाइन लाइन की नेचर की बात है। नेचर कंबाइन लाइन की नेचर में यह है कि अगर ये एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो भी अभी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। स्लोप का सम तो माइनस एच टू एच बाई बी, प्रोडक्ट ए बाई बी। इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि अगर जो है वो बोथ लाइंस आर रियल, दोनों लाइंस, अरे जज़ाकल्लाह शुक्रिया, यार एक मिनट मैं पानी पी लूँ भाई। बोथ लाइंस आर रियल एंड बोथ लाइंस आर इमेजिनरी, ठीक है। अच्छा अगर दोनों लाइन रियल होंगी ना, तो रियल होने का मतलब है कि एच स्क्वायर माइनस ए बी जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा, इमेजिनरी होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। ये डिस्क्रिमिनेंट नहीं है वैसे बाय द वे, ठीक है। सर दोबारा समझा दें कि ए बी की जगह क्या यूज किया है, ए बी की जगह क्या यूज किया है, अच्छा ए बी की जगह, नहीं ए बी की जगह भाई क्या, समझ में नहीं आई बात, वैसे पूछ लें भाई, मैसेज करने से बेहतर है। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो बी है, ठीक है जी। तो ये सब कुछ उसी में चल रहा है। लाइंस परपेंडिकुलर स्लोप्स का ये फॉर्मूला है, एंगल ये है, आपको जबानी याद रखना है। इसी तरीके से लाइंस परपेंडिकुलर होंगी तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0, पैरेलल होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ख्याल रखिएगा पैरेलल का मतलब कोइंसाइड भी है, दोनों के स्लोप का सम माइनस टू एच ओवर बी, प्रोडक्ट ए ओवर बी, यहीं से हमने निकाल लिया था। दोनों लाइंस रियल होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0, इमेजिनरी होंगी तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज लेस देन 0। सॉरी, अगर कॉन्करेंट हो, लाइंस कॉन्करेंट, कॉन्करेंट होने का क्या yes. मतलब है, कॉन्करेंट वॉन्करेंट नहीं होंगी यहाँ पे, ठीक है जी। अच्छा, तो कॉन्करेंट लाइंस का मतलब है तीन पॉइंट्स, अगर तीन लाइंस अगर एक ही पॉइंट से गुजरे तो कॉन्करेंट तो वैसी होती हैं क्योंकि ओरिजिन से तो पास होती हैं। चलें ठीक है जी, ये सारे एमसीक्यूज में आ सकते हैं। तो अब यहाँ देखिएगा, तो है क्या, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू रियल लाइंस को, तो रियल लाइंस को अगर ये रिप्रेजेंट कर रहा है तो एच स्क्वायर माइनस ए बी इज ग्रेटर देन 0, ये जो अभी हमने बात की, ठीक है जी। तो देखिए एक ये चीज आ गई और इससे रिलेटेड हमने जो है ना वो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है वो पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। लाजमी है कि इनमें से एक तो पेपर में आएगा,
ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला याद कर लें, एंगल याद कर लें, लाइंस पैरेलल हैं तो क्या होगा, परपेंडिकुलर है, बहुत दफा आ चुका है, ठीक है। स्लोप्स का सम क्या होगा, स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, लाइन रियल है तो क्या होगा, लाइंस जो है वो इमेजिनरी है तो क्या होगा। एक से दो एमसीक्यूज, एक तो लाजमी आपको मिलेगा पेपर में, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिएगा एक एमसीक्यूज ये है कि x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अच्छा x इंटू वाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इज इक्वल टू 0। हाँ देखिएगा जी, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 जो है ना, ये हमारे पास है x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ कंबाइन लाइन जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। कंबाइन लाइन passes through the origin, ठीक है जी। इक्वेशन ऑफ कंबाइन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखिए कंबाइन लाइन की पहचान क्या है, जरा यहाँ देखिएगा, कंबाइन लाइन में एक्स स्क्वायर हो सकता है, उस एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना एक्स इंटू वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स इंटू वाई हो सकता है, एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर हो सकता है, वाई स्क्वायर के साथ एक्स इंटू वाई हो सकता है, सिर्फ एक्स इंटू वाई हो सकता है। ये सारी कंबाइन लाइन की इक्वेशन है, एक्स इंटू वाई है, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स इंटू वाई हो सकता है, इक्वेशंस ऑफ कंबाइन लाइन पासेस थ्रू द ओरिजिन, वाई स्क्वायर के साथ एक्स वाई हो सकता है, इसी तरीके से एक्स स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर हो सकता है। ये सारी की सारी कंबाइन लाइंस की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ कंबाइन लाइन, बेसिकली ये x और y एक्सिस को भी रिप्रेजेंट करते हैं। देखें x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, किसी ने पूछा नहीं बताया शायद मुझे, तो बिल्कुल ऐसे ही है, इसको लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, और ये हमारे पास जो है वो क्या है, ये हमारे पास है इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ एक्स और वाई एक्सिस को कंबाइन करके दे दिया, और भाई वलीद साहब अपना माइक म्यूट कर लें, ठीक है जी। तो इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंबाइन करके दिया, तो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 0 जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा है कंबाइन लाइन की इक्वेशन को, या हम ये कहेंगे ये स्ट्रेट लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस को कंबाइन करके दिया गया है। तो जरा ये भी थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ऑप्शन जरा देखते हैं कि हमारे पास जो है ना वो क्या है, क्योंकि मैंने इसके ऑप्शन थोड़े से चेंज किए थे, जरा यहाँ देखिएगा। तो है ये कि यहाँ देखिए x इंटू वाई इज इक्वल टू रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वेशन ऑफ कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल कंबाइन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसे ही है। लीनियर लाइन, हाँ ये तो लीनियर लाइन भी है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका मतलब है इसका आंसर जो है वो क्या है, इसका आंसर है बोथ ए एंड बी, ये ख्याल रखिएगा, ठीक है जी। कंबाइन लाइन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। आगे देखा तो लीनियर लाइन लिखा हुआ है, बिल्कुल ये लीनियर लाइन को भी रिप्रेजेंट करता है, x इंटू वाई इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस और y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, दोनों लीनियर हैं। ये कर्व को रिप्रेजेंट करता है, नहीं कर्व को नहीं करता, तो आंसर होगा ए एंड बी बोथ। अच्छा एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि x इंटू वाई इज इक्वल टू सी, बेसिकली c इज कांस्टेंट। सो x इंटू हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो क्या हो सकता है, हमारे पास हो सकता है x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, x इंटू बट 0 नहीं, x इंटू वाई इज इक्वल टू 1, x इंटू वाई इज इक्वल टू 2 3 एंड सो ऑन। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। एक स्पेशल फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। वैसे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में ए और बी बराबर होते हैं, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, बट ये भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करता है, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंबाइन लाइन में तो 0 है ना, क्योंकि वो पास होती है ओरिजिन से, ओरिजिन से पास हो रही है ना, कोई भी लाइन ओरिजिन से पास होगी उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती, 0 होती है। बट अगर x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जरा ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एंगल एंड द स्लोप फॉर्म बाय द एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स विद एक्स एक्सिस इज, एंगल और स्लोप ये लाइन है, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू वाई, इसका एंगल 45 होगा और इसका स्लोप 1 होगा, ठीक है जी। ये बेसिकली बाइसेक्टर है पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का, ये भी हम डिटेल में वैसे डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा, अगर हमारे पास जो है ना वो इस तरीके से है,
ये बात हम कर चुके हैं, दोबारा देख लेते हैं। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। सो एक लाइन हमारे पास जो है वो ये है। इस लाइन की इक्वेशन जो होगी वो है x इज इक्वल टू वाई। इस लाइन का जो एंगल होगा वो होगा 45 डिग्री। इस लाइन का एंगल जो होगा वो होगा 45 डिग्री, और इसका जो स्लोप होगा वो 10 थीटा, 10 45, 10 45 1। Sector of first and fourth quadrant. This is first quadrant. This is second quadrant. ये हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट, ये हमारा है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो पहले और तीसरे क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर का इंक्लाइनेशन का क्या मतलब है? पहले और तीसरे क्वाड्रेंट का जो बाइसेक्टर वाली लाइन है उसकी इक्वेशन है x इज इक्वल टू वाई या y इज इक्वल टू एक्स। इसका जो एंगल को हम इंक्लाइनेशन कहेंगे। एंगल को जो है वो यहाँ पर एंगल है, एंगल थीटा है, और इसका जो हमारे पास स्लोप है उसको हम इंक्लाइनेशन कहेंगे। वो क्या है? वो 1 है। स्लोप 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 होता है ना, छत का स्लोप कहाँ है, पानी कहाँ जा रहा है, दीवार का स्लोप, इसका स्लोप, स्लोप को इंक्लाइनेशन कहते हैं। इंक्लाइनेशन इसका जो है वो क्या है? वो 1 है। इसी तरीके से ये एक लाइन है विच इज द बाइसेक्टर ऑफ सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो 90 और 45 135, इसका एंगल 135 है। इसकी इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू माइनस वाई या y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसका एंगल जो है वो कितना होगा? 135 डिग्री होगा। इसका स्लोप जो है वो क्या होगा? -1। 10 माइनस 10 135 जो है वो किसके बराबर होगा? -1 के बराबर होगा। अच्छा जी, बाय द वे ये जो है ना, इसकी इक्वेशन क्या होगी? इसकी इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू 0। एक्स एक्सिस की इक्वेशन y इज इक्वल टू 0। एंगल क्या होगा? 0 डिग्री होगा। स्लोप क्या होगा? वो भी 0 होगा। इसी तरीके से ये जो हमारे पास है y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी? x इज इक्वल टू 0। एंगल क्या होगा? 90 डिग्री, और स्लोप क्या होगा? इन्फिनिटी। तो ये भी लाजमी एक एमसीक्यूज आएगा, ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। ये भी एमसीक्यूज आएगा कि फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट के बाइसेक्टर का स्लोप क्या होगा, उसका जो है वो इक्वेशन क्या होगी, उसका एंगल क्या होगा, सेकंड या फोर्थ का क्या होगा, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होगा, वाई एक्सिस का स्लोप क्या होगा। तो ये भी सारा ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक एमसीक्यूज है, एंगल एंड स्लोप फॉर्म बाय द लाइन। कौन सी लाइन? वलीद अपना माइक बंद कर लें, म्यूट हो जाएं। हारिब नासिर वलीद। अच्छा, ये पहले और तीसरे का बाइसेक्टर है, एंगल 45 और स्लोप जो है वो क्या है? इसका 1 है। ये जो होगा ना, ये किसका होगा? ये भी हम बात कर चुके हैं। ये जो हमारे पास है ये है x इज इक्वल टू माइनस वाई, या जो दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट का बाइसेक्टर है, ये x एक्सिस का है और ये हमारे पास y एक्सिस का है, ठीक है जी। चारों चीजें यहाँ पर आ गई। अरे अच्छा, म्यूट हो, आवाज तो तुम्हारे ही आ रहा है, माइक ओपन नजर आता है। चलें। अच्छा, एमसीक्यूज के लिए कितना टाइम मिलेगा? कल मैंने एक वीडियो शेयर की है, शायद आपने देखी होगी ग्रुप पे। चेयरमैन साहब की तरफ से, जो बोर्ड के चेयरमैन हैं, उनकी तरफ से वीडियो आई थी। क्योंकि मैंने स्टूडेंट से यही कहा था, यहाँ पर भी मैंने कहा था कि 40 मिनट्स में आपसे वापस ले लिया जाएगा, होना यही चाहिए था असूली तौर पे। मगर कल जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने क्लियरली कहा कि वो जो OMR शीट है वो आपके पास 3 घंटे तक रहेगी, आपके पास बहुत टाइम है। ठीक है जी, आपको दूसरी शीट नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। ध्यान से आप उसको फिल कीजिएगा, अपना जो नेम है, जो नंबर है, रोल नंबर है। यहाँ पे जो 2 टेस्ट हुए मैथमेटिक्स के, उसमें तो मैंने देखा था, डेफिनेटली बाकियों में भी आपसे वो शीट फिल करवाई गई थी। और जो आप एमसीक्यूज भी फिल करेंगे, अगेन अब चूंकि 3 घंटे के लिए आपके पास है, तो पहले उस जो एमसीक्यूज वाला पेपर होगा ना, उस पर टिक लगाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, उस पर टिक लगाइएगा। जब 100% श्योर हो जाए, पेपर पहले कर लें बाद में करें, जैसे भी है, फिर फिल कीजिएगा और सही सही सर्किल फिल कीजिएगा, ये बात ठीक है जी, ख्याल रखिएगा। तो वो आपके पास 3 घंटे के लिए होगी। फिर 5 सर मिनट का अगर ब्रेक, एमसीक्यू अच्छा पेपर ब्रेक ले करेंगे। लिया आधे घंटे बाद, सॉरी, अगर एमसीक्यू पेपर ही ले लिया आधे घंटे बाद, फिर नहीं, देखें, एमसीक्यूज पेपर अगर वो ले लिया तो OMR शीट आपके पास 3 घंटे के लिए क्या कर रही है?
ठीक है। अगेन आप पहले पेपर में अपने इन्वेजिलेटर से पूछ लीजिएगा, इसको कंफर्म कर लीजिएगा, मगर चूंकि उन्होंने कहा, अच्छा ऐसा हो सकता है कि अगर वो ये कहें कि आपसे 40 मिनट के बाद एमसीक्यू शीट ले ली जाएगी, 40 मिनट्स बहुत होते हैं, आप सारे एमसीक्यू सॉल्व कीजिएगा, पहले पेपर पे टिक कीजिएगा, फिर एमसीक्यूज के जो बबल्स हैं उनको फिल कर लीजिएगा, ये सारे काम कर लीजिएगा, ऊपर का फिल नहीं कीजिएगा, जो आपका रोल नंबर नेम है ना उसको नहीं फिल कीजिएगा, फिर आपके पास अगले 2 घंटे हैं उनमें आप वो आराम से कर लीजिएगा। अगर आपको एग्जामिनर कहता है कि 40 मिनट्स के बाद आपसे एमसीक्यूज वाला पेपर वापस ले लिया जाएगा, तो एमसीक्यूज सॉल्व करके एमसीक्यूज फिल कर दीजिएगा, ऊपर वाले में नहीं कीजिएगा, क्योंकि वहां पैनिक हो सकती है ना, गलत हो सकता है, तो वो फिर आपको दूसरी शीट नहीं मिलेगी, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा जी, वो तो आप कह रहे हैं ना पागल थोड़ी है, वो आपको चमाट लगा के बाहर निकाल देगा, आप ज्यादा एग्जामिनर से अगर छेड़छाड़ करेंगे। चलें, चलिए जी, हाँ ब्रेक भी लेंगे जी, रुक जाइए। तो चलें, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज जीरो। अगर ट्राइंगल का एरिया जीरो है तो इसका मतलब है पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है जी, पॉइंट्स कोलिनियर है, स्ट्रेट लाइन पे हैं, तो ट्राइंगल का एरिया जीरो होगा। कोलिनियर का मतलब है 3 पॉइंट्स जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं। ठीक है जी, इसी तरीके से द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, मीडियन का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है वो क्या कहलाता है, सेंट्रॉइड कहलाता है। ये आपको तीनों पता होने चाहिए। मीडियंस का पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वो जो है वो क्या है, वो हमारे पास सेंट्रॉइड है। इसी तरीके से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर है वो इन सेंटर है, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड है वो ऑर्थो सेंटर है। ये एमसीक्यूज भी मिलेगा आपको, लाजमी मिलेगा पेपर में, ख्याल रखिएगा। सर एमसीक्यूज नंबर 22 में दोबारा बता दें भाई यार, ये सारी 22 वाली ये सारी लिखी हुई है, ये सारी लिखी हुई है। मैं आपको ये वाला पेज भी जो है वो इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, तो मैच करके देख लीजिएगा, ये सारी यहाँ पे लिखी हुई है इक्वेशंस। ठीक है जी, चलें उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद क्या है जी, सुनिएगा। इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सर अगर लाइन कोइंसिडेंट हो तो तब भी जीरो आता है, लाइंस कोइंसिडेंट हो ना, पॉइंट कोइंसिडेंट की बात हो रही है। पॉइंट कोइंसिडेंट का तो मतलब है एक ही के ऊपर है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक। ठीक है जी, तो ये हमारे पास जो है ना ये थोड़ा सा डिफरेंट है, लाइन तो एक डिफरेंट है। चलें, अच्छा सुनिएगा, नेक्स्ट हमारे पास इफ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 3x माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0 देन द पॉइंट 1,2 lies above the line, below the line, on the line or both side of the line. 3x minus y plus 5 is equal to 0। तो पॉइंट को उठाकर क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन में पुट कर देंगे, पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट करेंगे, साइन चेक करेंगे, अगर पॉजिटिव आएगा तो अबव द लाइन, नेगेटिव आएगा तो बिलो द लाइन, जीरो आएगा तो ऑन द लाइन। मगर उससे पहले हमने क्या बात की थी, हमने कहा था बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। ठीक है जी, ये बात बहुत दफा हुई जब हम देख रहे थे, तो ये ख्याल रखिएगा जी। अगर हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 है और हमें एक पॉइंट जो है वो गिवन है, पॉइंट हमारे पास है x1 y1, तो सबसे पहले तो जो है ना वो क्या है, सबसे पहले तो है बी पॉजिटिव। सो हमने कहा कि नेचर फाइंड करने के लिए बी पॉजिटिव, जब तक आप पॉजिटिव नहीं होंगे तब तक आप नेचर फाइंड नहीं कर सकते। सो बी पॉजिटिव एंड देन फाइंड द नेचर। सो अब अगर हमारे पास जो है इस पॉइंट को लाइन की इक्वेशन में पुट किया, x की जगह पर x1, y की जगह पर y1 और आंसर 0 आया, तो पॉइंट होगा ऑन द लाइन, पॉइंट होगा ऑन द लाइन। अगर आपने पॉइंट पुट किया और पुट करने पर आंसर आया ग्रेटर देन 0, तो ये होगा अबव द लाइन। इसी तरीके से अगर आपने पॉइंट पुट किया और पॉइंट पुट करने पर आंसर आया लेस देन 0, तो ये होगा बिलो द लाइन। ठीक है जी, बट फर्स्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, किसी की भी नेचर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, फिर आप नेचर बताएंगे, अदरवाइज बायसनेस आ जाएगी। तो बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब है दिस इज बी, y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, फिर नेचर फाइंड करेंगे।
तो सर अगर बी पहले से पॉजिटिव हो तो पहले से पॉजिटिव हो तो जी अच्छी बात है, नहीं होगा तो पॉजिटिव करना होगा ना जी। हाँ डायरेक्ट पुट कर देंगे, पहले से पॉजिटिव होगा तो डायरेक्ट पुट कर देंगे। अच्छा जी यहाँ पर है 3x माइनस वाई प्लस 5 और 1 2, तो 3x माइनस वाई प्लस 5, तो ये देखिएगा जी ये हमारे पास है 3x माइनस वाई प्लस 5 और 1 2 के साथ +5, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे -3x प्लस वाई -5, और पॉइंट जो है वो क्या है, पॉइंट हमारे पास है 1, 2, तो -3 टाइम्स ऑफ 1 प्लस 2 -5 -3 -5 नेगेटिव होगा। नेगेटिव होने का मतलब है बिलो द लाइन, सो बिलो द लाइन दिस इज बिलो द लाइन, ठीक है जी। If two lines are perpendicular, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, और अगर पैरेलल हैं तो उस सूरत में a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, माइनस के साथ, ठीक है जी। अच्छा ओ गलत हो गया भाई, जरा ख्याल रख लेना यार, 0 0 0 0, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, माइनस, ये मुझसे मिस्टेक में माइनस लगाते, मैं नॉर्मली ऑप्शंस में बाकी ऑप्शंस भी लिख देता हूं ताकि डिस्कस करते हुए बाकी जो कुछ भी हो उसको हम डिस्कस कर लें। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी कुछ नहीं है, 1 भी नहीं है, लास्ट वाला भी नहीं है, यहाँ अगर माइनस होगा, यहाँ अगर माइनस होगा तो ये पैरेलल के लिए होगा, a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0 फॉर पैरेलल, और a1 a2 प्लस b1 b2 फॉर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है जी, और पैरेलल के लिए a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0, याद रखिएगा जी, उल्टा नहीं बोला, ऐसे ही है। a2 b1 नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, देखें इसको a2 b1 माइनस a1 b2 लिखें या a1 b2 माइनस a2 b1 लिखें, वैसे ऐसे ही होता है, पहले a1 ही आता है, आप बुक में भी देखेंगे ना ऐसे ही आएगा, बट अगर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव लिखा फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस कॉमन निकाल लें, ठीक है जी, फर्क नहीं पड़ रहा, माइनस कॉमन निकाल लें, मगर स्टैंडर्ड यही है, पहली लाइन का x का कोफिशिएंट, दूसरे का y का कोफिशिएंट, अब पहले के x के कोफिशिएंट को हम a1 कह देते हैं, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है जी। साथ साथ बजे देंगे a2 b2, नहीं a2 b2 नहीं होता, ऐसे ही होता है भाई, ये याद रखिएगा, ये याद रखिएगा, याद रखिएगा, याद रखिएगा, दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, दो लाइंस पैरेलल हो तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम होते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसी तरीके से a1x प्लस b1y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके x और y के कोफिशिएंट सेम हैं, अगर दो लाइंस ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, इसी तरीके से अगर हमारे पास a1x प्लस b1y और प्लस c1 और इज इक्वल टू 0, और हम ये कहें कि b1x माइनस a1y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों परपेंडिकुलर हैं। अब a1 को b1 से मल्टीप्लाई करें, मतलब बेसिकली दोनों के x के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करें और दोनों के y के, अच्छा स्टैंडर्ड इक्वेशन जो लिखते हैं ना, वो जो कंडीशन आई हुई है वो कंडीशन इन दो इक्वेशन से आई है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, इससे कंडीशन आई। अब दोनों के x वाले और दोनों के y वाले मल्टीप्लाई करें, अगर परपेंडिकुलर हैं तो ऐड कर दें, 0 आएगा, ये परपेंडिकुलर के लिए चेक कर लें, दोनों के x दोनों के y, देखें दोनों के x दोनों के y, ये x और ये y, देख लें दोनों का प्रोडक्ट का सम 0, और पैरेलल के लिए जो है ना वो क्या है, इसका x इसके y के साथ, a1 b2 और माइनस सॉरी नहीं परपेंडिकुलर के लिए तो ये हो गया, पैरेलल के लिए दोनों, पैरेलल के लिए
परपेंडिकुलर के लिए दोनों के x दोनों के y परपेंडिकुलर, पैरेलल के लिए ये इससे मल्टीप्लाई करें a1 b2 और माइनस a2b1 इज इक्वल टू 0, ये होगा पैरेलल के लिए। इक्वेशन लिख के देखें तो यहाँ देखिएगा 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन जो है वो पैरेलल हैं, तो 2 3 6 x के कोफिशिएंट को y के साथ और इसके x को इसके y के साथ और साइन चेंज करें और परपेंडिकुलर होगा तो 2x माइनस 3y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 और ये होगा 3x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों के x 2 मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ और दोनों के y 3 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ और साइन ऑलरेडी चेंज है। तो ये ध्यान में रखिएगा जी, ये दो कंडीशंस होती हैं हमारे पास। पैरेलल के लिए जो है वो परपेंडिकुलर के लिए ये कंडीशन है इज इक्वल टू 0, पैरेलल के लिए ये कंडीशन है। ठीक है जी। अच्छा, ये मीटिंग एंड होती है तो ऐसा करते हैं 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, टाइम तो थोड़ा कम ही रह गया, अभी तो और भी एमसीक्यूज हैं, जरा जल्दी से। अच्छा, किसी ने कोई मैसेज किया सर ये इक्वेशन कैसे होगा शॉर्ट में बता दें, क्या कह रहे हो यार सर, ये क्वेश्चन कैसे होगा, चलें अच्छी बात है। उसके बाद जरा यहाँ देखिएगा, द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस c टचेस द सर्किल। अगर ये लाइन इस सर्किल को टच करती है, ये अराउंड 80 के करीब है, ठीक है। थोड़ा सा इस वजह से जल्दी जल्दी से देख लें, अब सेम मिलेंगे। उसके बाद देखिएगा, लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस c, टच कर रही है सर्किल को। अगर लाइन इस सर्किल को टच कर रही है तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज हमें गिवन है। देखिए कुछ कंडीशन ऑफ टेंजेंसीज हमें जो है वो गिवन है। और एक मिनट यार, मेरे मोबाइल की लाइट ऑन है काफी देर से, मैं देखा नहीं। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, तो सर्किल के लिए हमारे पास जो है ना y इज इक्वल टू mx प्लस c और सर्किल है, और सर्किल के लिए तो c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर, c स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर। ये सर्किल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। सर्किल के लिए हमारे पास है c स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस m स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, ये सर्किल के लिए है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इसी तरीके से जो फॉर पैराबोला है, पैराबोला के लिए जो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो है c इज इक्वल टू a बाय m, ये पैराबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। इसी तरीके से जो एलिप्स की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, एलिप्स के लिए जो है ना वो है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। एलिप्स में इक्वेशन में भी प्लस, तो यहाँ भी प्लस आता है, ऐसे याद रखिएगा। और जो हाइपरबोला की कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है वो है c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर सर्किल, स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड सर्किल और एलिप्स। y इज इक्वल टू mx प्लस c, y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए दिस इज y इज इक्वल टू mx प्लस c। इस लाइन के लिए, स्टैंडर्ड सर्किल के लिए ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, पैराबोला के लिए ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है, एलिप्स के लिए ये है, हाइपरबोला के लिए ये है सर्किल के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, ठीक है जी। तो ये चारों भी ध्यान में रखिएगा, ये एमसीक्यूज में इसमें से कुछ भी पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, उसके बाद रिकॉर्डिंग आपको जो है ना उसका लिंक शेयर कर देंगे ग्रुप के ऊपर ही। उसके बाद इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c रिप्रेजेंट पैराबोला। ये इक्वेशन पैराबोला को कब रिप्रेजेंट करेगी? तो ये इक्वेशन पैराबोला को तब रिप्रेजेंट करेगी जब आइदर a इज इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0 और a इज इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0। देखें पैराबोला की इक्वेशन की पहचान ये है, x स्क्वायर होगा तो y स्क्वायर नहीं होगा, y स्क्वायर होगा तो x स्क्वायर नहीं होगा। तो कंडीशन ये भी हो सकती है a इज इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और ये भी हो सकता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। इसमें से जो भी दी जाए, इसमें से जो भी दी जाए। अच्छा, ए और बी अगर दोनों 0 हो जाए ना, सुनिएगा, अगर दोनों 0 हो जाएं तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी, एक्स वाई और कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन